दर्शकों, आज हम राष्ट्रीय आय के लेखांकन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं। पहली उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि, दूसरी आय विधि व तीसरी व्यय विधि। ये तीनों विधियां अर्थव्यवस्था की 3 स्तर पर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनके मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। इस स्तर पर उत्पाद की गणना उत्पाद विधि से की जाती है। उत्पादन होने के पश्चात उत्पादन के कारकों श्रम, भूमि, पूंजी व उद्यमवृत्ति को उनके उत्पादन में योगदान के पारिश्रमिक के रूप में आय वितरित की जाती है। इस स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम आय विधि का प्रयोग करते हैं। और जब परिवारों द्वारा प्राप्त आय का निस्तारण किया जाता है, अर्थात प्राप्त आय को परिवारों द्वारा व्यय किया जाता है, तो इस स्तर पर आंकलन करने के लिए व्यय विधि प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ ये अवश्य सनद रहे कि अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के तीनों स्तर आय का सृजन, आय का वितरण और आय का निस्तारण में प्रयुक्त होने वाली तीनों विधियों से एक समान मूल्य प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि तीनों स्तर पर एक समान आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उतने ही मूल्य की आय उत्पादन के कारकों में वितरित की जाएगी और उतने ही मूल्य की आय का वो निस्तारण करते हैं। आइए अब हम राष्ट्रीय आय के आकलन की प्रथम विधि, जिसे हम उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि कहते हैं, को समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि में हम अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ते हैं। ये हम कैसे कर पाते हैं? क्या हम सभी उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं? इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना अर्थव्यवस्था में 2 तरह की उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं, एक गेहूं के उत्पादन की और एक बेकर की, जो ब्रेड का उत्पादन करता है। अब ये मानते हैं कि किसान ने 100 रुपये के गेहूं का उत्पादन किया और उसमें से अपने उपयोग के लिए बचाकर 50 रुपये का गेहूं बेकर को बेच दिए। किसान को गेहूं के उत्पादन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य आगत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दूसरे स्तर पर बेकर ने इस खरीदे गए गेहूं की सहायता से 200 रुपये के ब्रेड का उत्पादन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्थव्यवस्था में कुल कितना उत्पादन हुआ? 100 रुपये का गेहूं और 200 रुपये का ब्रेड, कुल 300 रुपये का। थोड़ा ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कुल उत्पादन 300 का नहीं हुआ है। किसान ने तो 100 रुपये के गेहूं का उत्पादन किया, क्योंकि उसने किसी अन्य आगत या कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया, परंतु इस 200 रुपये के उत्पादन में बेकर का संपूर्ण योगदान नहीं है, क्योंकि उसने 50 रुपये का गेहूं किसान से खरीदा था। बेकर के उत्पादन में योगदान को ज्ञात करने के लिए उसके उत्पादन मूल्य में से खरीदे गए गेहूं का मूल्य घटा दिया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे दोहरी गणना की गलती कहा जाएगा, क्योंकि 50 रुपये के गेहूं के मूल्य को 2 बार जोड़ दिया गया है। पहले तो किसान द्वारा उत्पादित गेहूं के मूल्य में और दूसरे बेकर द्वारा उत्पादित ब्रेड के मूल्य में। अतः वास्तव में बेकर द्वारा जो योगदान दिया गया है वो 200 रुपये का नहीं, वरन 50 रुपये घटाकर 150 रुपये का है। इसे ही बेकर के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि कहा जाता है। और जो गेहूं उसने खरीदा था वो उसकी मध्यवर्ती भोग कहलाएगा। अतः एक फर्म की मूल्य वृद्धि उसके उत्पादन मूल्य में से उसके द्वारा मध्यवर्ती भोग को घटाकर प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था में आय का आकलन करते समय दोहरी गणना की समस्या हर वस्तु के उत्पादन में आती है।
जैसे किसान ने कपास का उत्पादन किया, उस कपास से धागा बनाने वाली फर्म ने धागा बना दिया और उसे कपड़ा मिल को बेच दिया, जिसने कपड़ा बनाया और उसे गारमेंट फैक्ट्री को बेच दिया, जिसने कपड़े से शर्ट बनाई। अब इस प्रक्रिया में कपास, धागा व कपड़े के मूल्य की गणना एक से अधिक बार की गई। इस दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। पहला, केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य ही जोड़ा जाए, जैसे कि केवल शर्ट के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए व अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कपास, धागा व कपड़े के मूल्य को राष्ट्रीय आय निकालते समय छोड़ दिया जाए। और दूसरा उपाय है कि उत्पादन के सभी स्तर पर मूल्य वृद्धि को शामिल किया जाए, न कि उत्पादन मूल्य को। अभी हमने सीखा कि कैसे एक फर्म की मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है। पूरी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादकों द्वारा हुए उत्पादन की गणना अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। पहले चरण में उत्पादन के सभी क्षेत्रों की सभी उत्पादन इकाइयों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है। उत्पादन मूल्य में उत्पादकों की कुल बिक्री के साथ ही जो भी बिना बिका उत्पादन रह गया है, जिसे माल सूची निवेश कहते हैं, उसे भी सम्मिलित करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि फर्म के पास वर्ष के आरंभ में भी कुछ बिना बिका उत्पादन हो सकता है, अतः माल सूची में निवल निवेश ज्ञात करना ज़रूरी है। इसके लिए वर्ष के अंत में बचे स्टॉक में से वर्ष के आरंभिक स्टॉक के मूल्य को घटा दिया जाता है। अंततः उत्पादन मूल्य बराबर कुल बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन व स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक घटा आरंभिक स्टॉक। दूसरे चरण में सकल मूल्य वृद्धि और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। हमने जो किसान और बेकर का उदाहरण लिया था, उन दोनों के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए उनके उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाएगा, अर्थात बाजार कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इस तरह हम अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन इकाइयों के सकल मूल्य वृद्धि निकालकर जोड़ दें तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP-MP ज्ञात हो जाता है। तीसरे चरण में हम GDP-MP की सहायता से घरेलू आय का आकलन करते हैं। अभी तक हमने समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मूल्य वृद्धि ज्ञात कर ली है, तो अब हमें इसमें कुछ समायोजन करने होंगे। पहला समायोजन तो मूल्य ह्रास का करना होगा, क्योंकि सकल में पुरानी मशीनों की टूट फूट के बदले जो नई मशीनों को हस्तांतरित किया गया है का मूल्य भी शामिल होता है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। अतः निवल मूल्य वृद्धि निकालने के लिए सकल मूल्य वृद्धि में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। और दूसरा समायोजन निवल अप्रत्यक्ष कर का किया जाता है, क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय बाज़ार में किया जाता है और इसलिए मूल्य वृद्धि बाज़ार की कीमतों पर ज्ञात हुई है, जिसमें सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं और सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन को दिए जाने वाले आर्थिक उपदान भी सम्मिलित होते हैं। अतः साधन लागत पर मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए निवल अप्रत्यक्ष करों के मूल्यों को भी घटा दिया जाता है। अतः निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक उपदान। इन दोनों समायोजन के पश्चात जो आय
प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात NDPFC कहा जाता है और साथ ही इसे घरेलू आय भी बोला जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर NDPFC बराबर घरेलू आय बराबर बाज़ार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद GDPMP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। चौथे चरण में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। अभी तक हमने जो आय निकाली थी वो घरेलू आय थी, परंतु हम जानते हैं कि हमारे कुछ सामान्य निवासी दूसरे देशों में भी काम के लिए प्रवास करते हैं, जैसे सऊदी अरब में गए हुए भारतीय निवासी। ये जो आय प्राप्त करते हैं उसे हमारी राष्ट्रीय आय में से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे निवासियों ने अर्जित की है। इसी प्रकार जो विदेशी गैर निवासी व्यक्ति या संस्थान भारत में आकर आय अर्जित करते हैं, उदाहरण के लिए कोरियाई कार कंपनी हुंडई, ये भारत में अपने व्यापार से जो आय अर्जित करती है वो उनके देश के सामान्य निवासी की आय है, अतः हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होनी चाहिए। इस समायोजन के लिए हम घरेलू आय में से शेष विश्व से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ते हैं। अंततः निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय। इस चरणबद्ध तरीके से हम मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकालते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय आय का सही मूल्य ही आए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि दोहरी गणना से बचा जाए। इसके लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ें या मूल्य वृद्धि को। दूसरे, बिक्री में केवल नई वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही शामिल करते हैं, पुरानी वस्तुओं के विक्रय को नहीं, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का मूल्य उस वर्ष जोड़ दिया जा चुका है जब इनका निर्माण व विक्रय हुआ था। इनका इस वर्ष के उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। तीसरे, यदि उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन कर उसमें से कुछ वस्तुओं का प्रयोग स्वयं कर लेता है और बाज़ार में विक्रय नहीं करता है, तो भी इन स्वयं उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं का मूल्य सकल उत्पादन में शामिल किया जाएगा। अब हम राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि को समझते हैं। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले चरण में सर्वप्रथम हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सभी उत्पादक फर्मों द्वारा वितरित की गई कारक आय का अनुमान लगाते हैं। इसके लिए समस्त प्रकार की कारक आय के आंकड़े लिए जाते हैं। दूसरे चरण में इन सभी कारक आय को जोड़ा जाता है और घरेलू आय ज्ञात की जाती है। कारक आय उत्पादन के सभी साधन, मानव श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम वृत्ति से मिलने वाली आय होती है। इन सभी कारकों की आय को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला मुख्य अवयव होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक मानव श्रम कारक का उत्पादन में योगदान का पारितोषिक है। इसके 2 घटक हैं। पहला वेतन व मजदूरी, चाहे वो नकद राशि के रूप में दी गई हो या अन्य किसी रूप में, जैसे निःशुल्क रहने के लिए मकान, भोजन, आने जाने के लिए यातायात का साधन इत्यादि। दूसरा घटक है नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में किया जाने वाला अंशदान। नियोक्ता या फर्म का स्वामी अपने कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड में योगदान करता है या स्वास्थ्य से संबंधित
कोई बीमा आदि पर खर्च करता है, जिससे उसके कर्मचारी सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें। तो यह अंशदान भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा है। अतः कर्मचारियों का पारिश्रमिक बराबर वेतन व मजदूरी, नगद और निःशुल्क सुविधाएं जमा सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान। इसमें उत्पादन के बाकी बचे तीनों कारक भूमि, पूंजी व उद्यमवृत्ति को उत्पादन में योगदान के पुरस्कार के रूप में मिलने वाली आय सम्मिलित होती है। अर्थात परिचालन अधिशेष बराबर लगान व रॉयल्टी जमा ब्याज जमा लाभ होता है। लाभ को भी 3 भागों में व्यक्त किया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से भी पता होना चाहिए कि लाभ का एक हिस्सा सरकार को निगम लाभ कर के रूप में दिया जाता है। लाभ का दूसरा हिस्सा निगम या फर्म अपने पास निगमित बचतों के रूप में रख लेते हैं, ताकि भविष्य में फर्म की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और लाभ का बाकी बचा तीसरा हिस्सा निगम के मालिकों अर्थात शेयर धारकों में लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। अतः लाभ बराबर निगम लाभ कर जमा निगमित बचतें या अवितरित लाभ जमा लाभांश। तीसरा अवयव है स्वयं नियोजकों की मिश्रित आय। कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष में उत्पादन के चारों कारकों की आय सम्मिलित हो गई है, परंतु राष्ट्रीय आय के आकलन की दृष्टि से ये अवयव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग स्वयं नियोजित होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, इनकी आय चारों तरह की कारक आय वेतन, लगान, ब्याज और लाभ का मिश्रण होती है और इन्हें पृथक करना संभव नहीं होता। अतः राष्ट्रीय आय के आकलन में इसे एक अलग मद मिश्रित आय के रूप में दर्शाया जाता है। अंततः इन तीनों अवयवों को जोड़कर घरेलू आय ज्ञात हो जाती है व इसका सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC अर्थात घरेलू आय बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा परिचालन अधिशेष जमा स्वयं नियोजकों की मिश्रित आय। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय भी कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। सर्वप्रथम केवल अर्जित साधन आय को ही सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं, क्योंकि वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में हस्तांतरण आय का कोई योगदान नहीं होता। दूसरे, पुरानी वस्तुओं को बेचने से मिलने वाली आय सम्मिलित नहीं होगी। तीसरे, पूंजीगत लाभ जैसे संपत्ति को बेचने पर होने वाला लाभ आदि को शामिल नहीं किया जाता। एक वैकल्पिक तरीका राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का है उत्पादन के मांग पक्ष को देखना, अर्थात उत्पादन को खरीदने पर होने वाले व्यय की गणना करना। इसे व्यय विधि कहते हैं। जो हमने किसान और बेकर का उदाहरण मूल्य वृद्धि विधि में लिया था, उसे यदि व्यय विधि की दृष्टि से देखें तो अंतिम वस्तु ब्रेड को खरीदने पर 200 रुपये का व्यय होगा और किसान ने 50 रुपये का उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए रखा, जो कि उसका अंतिम उपभोग है। इस तरह 250 रुपये का अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि दोनों विधियों में उत्तर समान ही है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों परिवार, फर्म, सरकार व शेष विश्व द्वारा अंतिम वस्तुओं व सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय को जोड़ने पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP का आकलन हो जाता है। इस तरह 4 अवयव इसमें शामिल होते हैं। पहला, निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय परिवारों द्वारा अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के क्रय पर होने वाला व्यय होता है, जैसे भोजन, मकान, कार इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय। दूसरा अवयव है
सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय। सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय सरकारों द्वारा जनता को जो सेवाएं दी जाती हैं उनके ऊपर होने वाला व्यय सम्मिलित है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा पर सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यय। तीसरा अवयव है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण में फर्म व सरकार द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश के रूप में जो व्यय किया गया है को सम्मिलित करते हैं। इसमें स्थिर संपत्ति पर निवेश तथा माल तालिका निवेश दोनों ही सम्मिलित होते हैं। और चौथा अवयव है निवल निर्यात, अर्थात निर्यात में से आयात को घटाने पर जो मूल्य प्राप्त हो। यह शेष विश्व द्वारा हमारे घरेलू उत्पाद की मांग को दर्शाता है। सूत्र के रूप में देखें तो GDP-MP बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय जमा सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय जमा सकल घरेलू पूंजी निर्माण जमा निवल निर्यात, निर्यात माइनस आयात। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए पहले की विधियों के समान ही समायोजन करने होंगे और सूत्र इस प्रकार होगा। राष्ट्रीय आय NNPFC बराबर GDP-MP माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर जमा शेष विश्व से प्राप्त निवल कारक आय NFIA। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय भी कुछ सावधानियां अवश्य बरती जानी चाहिए। पहली, मध्यवर्ती वस्तुओं के क्रय पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं करना। दूसरे, हस्तांतरण व्यय को शामिल नहीं करना। तीसरे, पुरानी वस्तुओं के क्रय पर होने वाले व्यय को नहीं जोड़ना। और चौथा, ये कि उत्पादन का स्वयं उपभोग किया है तो उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय के आकलन में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियां सीखने के पश्चात अब हम कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को भी समझते हैं, जिसमें प्रथम है वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक घरेलू उत्पाद। वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है वर्तमान वर्ष की कीमतों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को वर्तमान वर्ष की कीमतों के स्थान पर आधार वर्ष की कीमतों अर्थात स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना बेकर ने वर्ष 2000 में ब्रेड की 100 इकाइयों के उत्पादन किया और उन्हें 10 रुपये कीमत पर बेचा। इस प्रकार वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद हुआ 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपये। अब माना अगले वर्ष 2001 में बेकर ने ब्रेड की 110 इकाइयों का उत्पादन किया और उसे 15 रुपये कीमत पर बेचा, तो 2001 वर्ष का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद होगा 110 गुणा 15 बराबर 1650। अब यदि हम वर्ष 2001 की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जानना चाहते हैं तो हमें वर्तमान वर्ष के उत्पाद को आधार वर्ष जो कि वर्ष 2000 है की कीमतों के आधार पर ज्ञात करेंगे, तो मूल्य आएगा 110 गुणा 10 बराबर 1100। यह 1100 वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन है जो कि कीमतों को स्थिर रखने पर प्राप्त हुआ है, जबकि 1650 वर्तमान वर्ष में कीमतों के बढ़ने के कारण आया था। इस अवधारणा से हमें अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 2001 के सकल घरेलू उत्पाद की इन दोनों अवधारणाओं से सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक GDP डिफ्लेटर का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, जिसका सूत्र होगा GDP डिफ्लेटर बराबर मौद्रिक GDP डिवाइडेड बाई वास्तविक GDP। इसे प्रतिशत में प्रदर्शित करने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतिम संकल्पना के रूप में अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि GDP और कल्याण किस प्रकार से संबंधित हैं। क्या किसी देश की GDP के बढ़ने से सदैव कल्याण में वृद्धि होगी? वास्तव में ये सदैव सही नहीं होता। इसके 3 कारण हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। यदि GDP बढ़ता है परंतु उसके वितरण में असमानता है,
मतलब कि अमीर वर्ग को अधिक आय मिले और निम्न वर्ग को और भी कम, तो इससे देश में लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, अपितु असमानताएं और भी बढ़ेंगी। इसके विपरीत बिना जीडीपी बढ़े भी यदि देश में अमीर व गरीब के बीच की असमानताएं कम हो जाएं तो वो कल्याण को बढ़ाएगा। दूसरा कारण है गैर मौद्रिक विनिमय। अर्थव्यवस्था में वो आर्थिक गतिविधियां जिनको मुद्रा के रूप में मापना संभव नहीं होता क्योंकि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में गृहिणी की सेवाएं या ग्रामीण भारत में आज भी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। इन गतिविधियों से लोगों का कल्याण तो बढ़ता है परंतु जीडीपी में ये शामिल नहीं हो पाती और जीडीपी का मूल्यांकन वास्तविक से कम रह जाता है। तीसरा कारण है बाह्य कारण। बाह्य कारण से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और जिसका भुगतान या दंड नहीं दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, नकारात्मक व सकारात्मक। नकारात्मक बाह्य कारणों में फैक्ट्री की चिमनी और वाहनों से निकलने वाला धुआं इत्यादि सम्मिलित होते हैं जिनसे दूसरों लोगों को नुकसान होता है और उन्हें इसके बदले कोई भुगतान भी नहीं किया गया, यानी कि वाहन मालिकों या फैक्ट्री मालिकों को कोई दंड भी नहीं देना होता। सकारात्मक बाह्य कारणों में किसी फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों के समय और वाहन के फ्यूल में होने वाली बचत। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।